एक टॉपिक है प्रिपेयर प्रोफेशनल पार्टनरशिप, जो कि संबंधित है अभिभावकों के और व्यावसायिक जो लोग होते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे एक दूसरे से सहयोग करते हैं, उनका जो पार्टनरशिप है वो कैसे रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि भूमिका क्या है, क्या होती है ये पार्टनरशिप। ये पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप इज ए कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप between the parents of a child with a disability and a professional who is involved with helping that child। जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसके अभिभावक और दूसरी तरफ कौन से लोग हैं जो उसको सेवाएं प्रदान करते हैं समावेशी शिक्षा की, उसमें एक बहुत बड़ी टीम है प्रोफेशनल्स की, उनके बीच का एक साझेदारी का संबंध है जिसको हम पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप कहते हैं। Educators are the professionals most frequently thought of when referencing a parents professional partnership। जब भी हम अभिभावक और व्यावसायिक साझेदारी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि शिक्षा से जुड़े हुए जो अध्यापक हैं या अध्यापक वर्ग है वही प्रोफेशनल्स होते होंगे, वही व्यावसायिक होते होंगे। However, any professional who provided direct or indirect service to the child with the disability or to the child's family or who is involved in the policies affecting the child can be a part of this collaborative partnership। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यवसायिक, कोई भी व्यक्ति जो बालक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उसको दी जा रही सेवाओं से जुड़ा हुआ है वो प्रोफेशनल है। उसके परिवार को सहायता करने के लिए जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वो प्रोफेशनल है। तो वो सारे लोग जो नीति निर्माण करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं वो भी प्रोफेशनल्स। इन एडिशन टू एजुकेटर्स, अदर प्रोफेशनल विद whom a parent may form a partnership include policy makers, trainers and therapists। ये कहता है कि सिर्फ शिक्षक नहीं, उसको छोड़कर दूसरे व्यावसायिक, जैसे इन्होंने बताया है पॉलिसी मेकर, नीति निर्माण जो करते हैं विद्यालय में। मान लीजिए हमारे लोकल एरिया में हम समावेशी शिक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं, हम यहाँ के बीओ से मिलकर सरकारी स्कूल के अंदर ऐसा करना चाहते हैं तो एक सरकारी स्कूल का चयन करते हैं, बीओ, उसके ऑफिस के लोग जो उसके साथ सहयोग करेंगे, उसके बाद वहाँ का जो प्रिंसिपल है, फिर वहाँ के टीचर्स हैं, फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें सपोर्ट करेंगी, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि उनके पेरेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से परिवारों से बच्चे आएंगे। इस तरह के जो लोग मिलते हैं उसके बाद उनको सेवाएं देने के लिए हमें कैसे प्रशिक्षक चाहिए और कैसे थेरेपिस्ट चाहिए, उपचार संबंधी जो लोग हैं जो उनका उपचार करते हैं, चाहे वो स्पीच इम्पेयरमेंट है, चाहे वो बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो इन सारे लोगों की जो एक टीम होती है उसको हम प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में लेते हैं। पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है पेरेंट्स कौन होते हैं। बात करते हैं हु आर प्रोफेशनल्स। एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं हम कि कौन कौन से लोग हैं जिनको व्यावसायिक की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लोगों के वो पद या नाम दिए गए हैं, औहदे दिए गए हैं, उनके कार्य से जुड़े हुए, उनकी जो कार्य प्रणाली है उनसे जुड़े हुए कुछ नाम दिए गए हैं। ये लोग एक टीम के अंदर आते हैं। सबसे पहला है हेडमास्टर, जिस विद्यालय के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है। उसके बाद है टीचर, जिसको हम जनरल टीचर कहते हैं, सामान्य अध्यापक, जो सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके बाद है विशेष अध्यापक, स्पेशल टीचर, जो स्पेशली ट्रेंड होता है, उसको विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है विशेष श्रेणी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। हियरिंग इम्पेयरमेंट का अलग है, स्पीच इम्पेयरमेंट का अलग है, विजुअल इम्पेयरमेंट का अलग है। तो इस तरह से अलग अलग श्रेणी के स्पेशल टीचर्स होते हैं। उसके बाद है संसाधन अध्यापक। तो ये जो अध्यापक कई तरह के हैं, ये क्यों है? क्योंकि समावेशी शिक्षा एक ऐसा, हम सभी ने पढ़ा भी है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही जगह पर एक ही तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये तीन तरह के टीचर्स की जो टीम है ये भी प्रोफेशनल्स के अंदर आता है। अगला है रिसर्चर, जो पॉलिसीज के बारे में, बच्चों को दी जा रही सेवाओं के बारे में, कहाँ दिक्कत आ रही है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन पर जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करता होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये कैसे कार्य योजना को लागू करना है और किस तरीके से उसको
आगे बढ़ाना है, उन चीजों के बारे में रिसर्चर जो होते हैं, इसकी स्पेलिंग मिसटाइप हो गई है, वो अनुसंधानकर्ता भी इस प्रोफेशनल्स की लिस्ट में आते हैं। अगला है साइकोलॉजिस्ट, जिसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक। ये लोग जो हैं ये भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में बताते हैं, और ये जो चीजें होती हैं, इनके द्वारा बताई गई जो चीजें होती हैं, वो उस बच्चे, उस विद्यालय, उन प्रोफेशनल्स को एक दिशा और दशा प्रदान करते हैं कि किस दिशा में हमने आगे जाना है। अगला है काउंसलर, काउंसलिंग देने के लिए जो होते हैं, वो भी प्रोफेशनल्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो जो सिखानी है। बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड होते हैं, उनको इन तरह की सेवाओं की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम अस्थि विकलांगता कहते हैं, जिसके अंदर जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं और मसल्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी अनिवार्य हो जाती है। और अंतिम है सोशल वर्कर, समाज सेवी जो लोग, जो ऐसे लोगों की सेवाओं से जुड़े रहते हैं, और उसके अतिरिक्त कुछ लोग और भी हो सकते हैं जो आवश्यकता के हिसाब से हमारी टीम में, हमारे पूरे प्रोसेस में इंक्लूड किए जाए। तो इन लोगों को, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, उनको हम प्रोफेशनल्स की श्रेणी में लेते हैं। नेक्स्ट आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये जो साझेदारी है, इसकी आवश्यकता क्यों, इस साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेरेंट्स कोलैबोरेशन इज नॉट ओनली ऑफ बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन, देयर आर आल्सो पॉसिबल गेन्स फॉर ऑल पार्टीज। फॉर इंस्टांस, ये कहता है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के साथ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए विद्यालय के साथ, उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे को ही लाभ होगा, जितनी पार्टी जिसमें इन्वॉल्व होती है उन सबको फायदा होता है। 3 श्रेणियां बताई हैं। सबसे पहला है पेरेंट्स, increase interaction with their children, become more responsive and sensitive to their needs, and more confident in their parenting skills। तो पेरेंट्स जब अपने बच्चे से, प्रोफेशनल्स उनको बताते हैं ऐसे ऐसे बात करनी है, क्योंकि शिक्षा जो है वो ऐसा काम नहीं है कि हमने बच्चे को दाखिल कर दिया विद्यालय में तो वो चल पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी विद्यालय की होगी, नहीं। सामान्य बच्चे के अंदर भी हम देखें कि उसको घर पर आने के बाद किस तरीके की पेरेंटिंग, किस तरीके के जो ध्यान देना है, शिक्षा के अंदर किस तरह से लगाए रखना है, कैसे गाइड करना है, कहाँ हेल्प करना है, किस तरह की गतिविधियां करवानी है, होमवर्क कैसे करवाना है, वो चीजें सिखानी है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए तो चीजें और ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो उन्हीं चीजों के लिए कह रहा है कि जब पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं वो लोग, या मीटिंग होती है उसके अंदर जो पॉलिसी है उस पर डिस्कशंस होता है, पेरेंट्स जब अपने बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं। किस चीज को लेकर रिस्पॉन्सिव होता है? उत्तरदायी, मैंने इस बच्चे का ध्यान रखना है, इनके लिए ये करना है। सेंसिटिव है संवेदनशील, आज उसने ऐसा किया, कल थोड़ा सा और करते हैं, ऐसा वो काम कर पाएगा, आज उसने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, इस तरीके की हेल्प कर देते हैं। मोर कॉन्फिडेंट इन देयर पेरेंटिंग स्किल्स, वो ऐसा हाई महसूस नहीं करते, उनमें कॉन्फिडेंस आता है किस चीज को लेकर? पेरेंटिंग स्किल्स को। अभिभावकों की जो माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में उनको ज्यादा आत्मविश्वास पैदा होता है। पहला फायदा पेरेंट्स को। दूसरा, एजुकेटर्स एक्वायर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिलीज, कल्चर एंड डाइवर्सिटी, फील मोर कंफर्टेबल एट वर्क एंड इंप्रूव देयर मोरल। जो शिक्षक हैं जिन्होंने उस बच्चे के साथ विद्यालय में अंतःक्रिया करनी है, संप्रेषण करना है, उसको पढ़ाना है, उसको अधिगम करवाना है, उनको परिवार या इस पूरी टीम से मिलने के बाद क्या फायदा होता है? वो परिवारों को समझते हैं, वो उनकी संस्कृति को समझते हैं, वो उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं उनको समझते हैं, और उस चीज की समझ पैदा होने के बाद वो अपने काम में ज्यादा कंफर्टेबल, या मैं क्या कहूँ, सरल, सुख, या जो आसान महसूस करते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें ना समझी जाए, फैमिली बैकग्राउंड किसी बच्चे का हमें पता नहीं है, कल्चर हमें पता नहीं है, डाइवर्सिटी, क्लास की जो डाइवर्सिटी है उसको हम नहीं समझ पाए, तो हमारा जो टीचिंग का काम है वो कंफर्टेबली नहीं हो पाए। और अगर ये कंफर्टेबली हो रहा है तो टीचर का मोराल जो है वो हाई होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। तीसरा, स्कूल्स बाय इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी tends to establish better reputation in the community। विद्यालयों को क्या फायदा होता है? जब हम समाज को और अभिभावकों को जोड़ लेते हैं विद्यालय से,
तो उससे क्या होता है, विद्यालय की जो साख है, उसकी जो इज्जत है, उसका जो मान है या उसका जो नाम है, वो समुदाय में बढ़ जाता है। बच्चे को तो फायदा होना ही होना है। बाकी जो पार्टीज हैं जिनमें हमने पढ़ा, पेरेंट्स को क्या फायदा होना है, एजुकेटर्स को क्या फायदा होना है, स्कूल को क्या फायदा होना है, और इन तीनों के सुमेल से जो बच्चे को फायदा होना है वो डेफिनेटली होना ही होना है। आगे बढ़ते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप। यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए। इन मुद्दों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम जो ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप है इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, और इसका सीधा जो फायदा है वो बच्चे को पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहला है की एलिमेंट, टेलरिंग फॉर इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल प्लानिंग। हमने जो कार्यक्रम बनाया है, जो योजना बनाई है शिक्षा की विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए, उसको जब हम टेलर करते हैं, टेलर मीन्स जब हम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, टेलर वैसे तो सिलाई करना है, जब हम उसका निर्माण कर रहे हैं तो हम बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको जरूर ध्यान में रखें। इंडिविजुअल प्लानिंग जो है, पूरे विद्यालय को तो ध्यान में रखा ही जा रहा है, कितने बच्चे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, परंतु अलग अलग श्रेणी के बच्चे हैं तो अलग अलग बच्चों के लिए इंडिविजुअल प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे आगे इसमें लिखा गया है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल सिखाने हैं बच्चे को। सेल्फ केयर, ज्यादातर बच्चों को सेल्फ केयर सिखानी कि मैं अपनी खुद का ध्यान कैसे रख सकता हूँ, खाना कैसे खाना है, रूटीन एक्टिविटीज, टॉयलेट यूज करना, वॉशरूम जाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, इस तरह की जो चीजें हैं वो कैसे मैं हैंडल करूंगा वो सिखाना है। कुछ बच्चे हैं जो जॉब स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, उनके लिए कैसे जॉब स्किल्स हमने देने हैं। सोशल एडजस्टमेंट, समाज में अपने आप को कैसे समायोजित करना है, क्योंकि इन बच्चों में ज्यादातर जो है वो हीनता की भावना होती है और ये विड्रॉन की फीलिंग से जो है वो ग्रसित होते हैं, ये अपने आप को हर परिस्थिति से पीछे खींचते हैं, समाज में समायोजित होने में दिक्कतें आती हैं, तो वो सिखाना है। स्पीच, हियरिंग एटसेट्रा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, उसको ध्यान में रखकर कार्यक्रम को सबसे पहले हमने क्या करना है, इंडिविजुअल प्लानिंग करना, इंडिविजुअल नीड्स पर ये कार्यक्रम जो है वो आधारित होना चाहिए, उनकी शिक्षा। दूसरा है नॉर्मेलिटी एंड इंटीग्रेशन। नॉर्मेलिटी है सामान्यीकरण और इंटीग्रेशन है एकीकरण। सामान्यीकरण करना है और एकीकरण करना है। और ये क्या है, जिसको हम वर्ड लेते हैं ना मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा में लाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य जीवन का, सामान्य समाज का हिस्सा बना। कमिटमेंट टू नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चे को वैसा ही अनुभव करवाना है जैसा एक सामान्य बच्चे को करवाया जाता है जब वो समाज में या किसी भी परिस्थिति में कहीं पर जाता है। तीसरा है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, वातावरण से संबंधित जो ध्यान रखने या विचार करने योग्य बातें हैं उनकी बात ये कर रहा है। सबसे पहला है कॉम्पेटिबल फिजिकल इन्वायरमेंट एट होम, एट वर्क, एट स्कूल। बच्चा जहां जाता है घर में, उसके लिए वातावरण वैसा होना चाहिए जो उसके लिए ठीक है, जहां पर उसको किसी तरह की समस्या ना हो। मानसिक, शारीरिक दोनों तरह का ध्यान रखना है, मेंटल और फिजिकल। सपोर्टिव होना चाहिए इन्वायरमेंट। आश्रितता का भाव कहीं पर झलके ना, बेचारगी वाला भाव बच्चे को ना दें, उसमें सामर्थ्य पैदा करने वाला भाव दें। तीनों जगह पर होना चाहिए, घर पर, अगर बच्चा कहीं काम करने जा रहा है वहां पर, और विद्यालय में आ रहा है तो वहां पर। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू एनकरेजिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो बच्चा है उसके अंदर हमने क्या करना है, उसको बिहेवियर सिखाना है कि मैंने किस जगह पर, किस समय में किस तरह का व्यवहार करना है। तो ये इसको जैसे हम एक रीइंफोर्समेंट स्किल सिखाते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसके सकारात्मक व्यवहार को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उनके लिए होती है जो व्यवहार हम कक्षा में नहीं चाहते। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसा कमिट करना है कि बच्चे के अंदर एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनकरेज करना है, उसको प्रोत्साहित करना है कि वो किस तरह से, जब भी वो कोई ऐसा काम करे जो सामाजिकता के लिए अच्छा है, वो ग्रुप की एक्टिविटी में आता है, या कुछ भी ऐसा जो पहले वो नहीं कर रहा था, जिसकी हमें दरकार थी, जिसकी हमें आवश्यकता थी और जो हम चाहते थे कि बच्चा करे, उस बिहेवियर को हमने एनकरेज करना। अगला है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सपोर्ट थ्रू आउट लाइफ। बच्चे को जीवन पर्यंत सपोर्ट देनी है, सहायता देनी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। आपा ने ऐसा नहीं कि विद्यालय से गया बस छोड़ दो, नहीं,
उनके लिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि जो पुराने टीचर्स लगे हुए हैं उनके लिए इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, सिमिलरली इन बच्चों को नई चीजें सिखाने के लिए, क्योंकि समय बदलता है, समय के हिसाब से हमें हमारे कौशल बदलने पड़ेंगे, हम खुद को बदलना पड़ेगा। तो उन चीजों को बदलने के लिए इनको सपोर्ट देनी है थ्रू आउट लाइफ, ये होना चाहिए। अगर ये की एलिमेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप ज्यादा बेहतर हो। इन की एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स अगर हट जाते हैं, उनको हम लागू नहीं कर पाते हैं, तो मान के चलिए कि पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलेगी, और डायरेक्टली इसका जो प्रभाव है प्रत्यक्ष तौर पर वो बच्चे की लर्निंग और उसके जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल क्वालिटीज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव पार्टनरशिप। जितने लोग हैं इसके अंदर, जो पार्टनरशिप की टीम में आते हैं इसके अंदर, चाहे वो पेरेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जिनको हमने पीछे पढ़ा, उनकी कुछ क्वालिटीज दी गई। सबसे पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आपस में आदर की जो भावना है वो होनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना। किसी टीम का काम तभी अच्छे तरीके से चल सकता है जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। दूसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी काम के प्रति, ईमानदारी अपने जिम्मेदारी के प्रति, ईमानदारी सूचनाएं देने के प्रति, ईमानदारी कोई चीज डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कहीं जो बच्चे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है उनके प्रति। मतलब ओवरऑल जितनी भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, उन सब के प्रति आप ईमानदार होने चाहिए। दूसरे को सूचना देनी है, दूसरे के साथ संप्रेषण करना है, पेरेंट्स तक ये चीज बतानी है, पेरेंट्स से पूछना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो। अगला है ट्रस्ट, विश्वास। नेक्स्ट है ओपननेस। ओपननेस का मतलब है खुलापन एक दूसरे के साथ, और जितना ज्यादा ओपननेस होगा संप्रेषण उतना ज्यादा बेहतर होगा, और संप्रेषण बेहतर होगा तो प्लानिंग अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी तो उसके साथ टीम वर्क अच्छा होगा, और आगे ये जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स। क्योंकि टीम में जब भी हम काम करते हैं, आप हमेशा खुद नहीं बोल सकते, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो बताने के लिए कोई आएगा, तो लिसनिंग स्किल्स होनी बड़ी जरूरी। आपके जो श्रवण कौशल है वो कितना अच्छा है, इस पे बड़ा जो प्रभाव है वो पड़ता है पार्टनरशिप के ऊपर। अगला है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, कि हम कितने संवेदनशील, और जितनी ज्यादा संवेदनशीलता होगी, ऊपर वाले जो हमने बात की ऑनेस्टी जो आती है वो आती चली जाती है, क्योंकि सेंसिटिविटी है वो आपकी भावनाओं को प्रभावित करती है, और भावनाएं जब उद्वेलित होती हैं तो वो आपके वर्क को प्रभावित करती है। तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए पॉजिटिव डायमेंशन के अंदर, ताकि हम बच्चे का और टीम के साथ मिलकर बेहतर काम कर पाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण योग्यता, कि बच्चे के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो संप्रेषण कैसा करते हैं, वो किस तरीके से संप्रेषण कर सकते हैं, उनकी जो वाक पटुता है, उनकी जो वार्तालाप की योग्यता है वो कैसी है, क्या वो अपनी बात अपनी टीम तक पहुंचा पा रहे हैं, बच्चे तक पहुंचा पा रहे हैं, जहां उन्होंने उस चीज को बताना है तो क्या उनके पास वो कौशल है कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और अगला है एम्पैथी, जिसको हम कहते हैं समानुभूति, सहानुभूति नहीं समानुभूति। समानुभूति वैसा ही महसूस करना जैसा अगले वाले को लगे, और ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर विशेष रूप से अनिवार्य है। इवन मैं तो कहूँ एक मानव होने के नाते हमें एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, अगर ये क्वालिटीज हों तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा बेहतर पार्टनरशिप को आगे डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या क्या, फायदा क्या हो। पहला है इंक्रीज इंक्लूजन, समावेशन को बढ़ावा मिलता है। जितनी ज्यादा सामान्य, मैं पहले भी कई कक्षाओं में कह चुका हूं, जिस गांव में जिस स्थान पर स्थानीय जो लोग हैं, अगर वो विद्यालय की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वहां पर सपोर्ट करते हैं, वो विद्यालय ज्यादा ग्रो करता है। सिमिलरली समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा के अंदर आता है कि अगर पेरेंट्स और प्रोफेशनल मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं तो समावेशन बढ़ेगा, समावेशन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, उन बच्चों को किसी विशेष तरह की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, रेड्यूसेस ऑब्स्टेकल्स, जो बाधाएं हैं वो कम होती चली जाती हैं। हमने पीछे पढ़ा, कल्चर से रिलेटेड कोई अगर बात है वो समझ आ गई,
अगर फैमिलीज बैकग्राउंड की बात आती है वो समझ आ गई, सोशल एक्टिविस्ट साथ जुड़ा हुआ है, समाज से संबंधित कोई दिक्कत है वो आ गई। तो जितनी सारी ऑब्स्टेकल्स होती है जो प्रोफेशनल्स हैं या पेरेंट्स हैं वो मिलकर सुलझा लेते हैं, तो जो बाधाएं होती हैं वो कम होती चली जाती हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि बाधाएं बचती ही नहीं। अगला है प्रॉपर मेजर्स टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स। अगर बाधाएं आ रही हैं तो पूरी टीम बैठकर उसको हटाने का, उसको दूर करने के जो प्रयास हैं वो निकाल लेती है, उस प्रयासों को ढूंढ लेती है और उनको लागू करती है। ये भी इसका एक फायदा है। अगला है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिभावकों को मिलता है, प्रोफेशनल्स को मिलता है, स्कूल को मिलता है, बच्चे को मिलता है, अगर ये पार्टनरशिप ठीक चलती है। क्योंकि प्रोफेशनल्स बताते हैं पेरेंट्स को घर पे कैसे डील करना है, पेरेंट्स बताते हैं हमारा कल्चर ऐसा है जी, हमारे यहाँ ऐसा है, उसका इम्पैक्ट जाता है जब टीचर क्लास में प्रैक्टिस करवा रहा है किसी चीज की, वहां उसको लागू करता है। अगर पेरेंट्स और प्रोफेशनल और बच्चे में ठीक से ट्यूनिंग है, उसका फायदा विद्यालय के वातावरण में देखने को मिलता है और तीनों का प्रभाव डायरेक्टली, मैंने पहले भी कहा कि बच्चे के विकास और अधिगम पर पड़ता है। अगला है इक्वल कोऑपरेशन, समान सहयोग बढ़ता है इससे। एक दूसरा जब अपना जो कार्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, अगर उसका वो सही तरीके से निर्वहन करने लगे तो एक कोऑपरेशन जो है, वो सहयोग है, वो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर कोऑपरेशन एंड सर्विसेज टू स्पीच और स्पेशल एंड एबल स्टूडेंट्स। इससे क्या फायदा होता है? प्रॉपर कोऑपरेशन डेवलप होता है, इक्वल कोऑपरेशन में हमने पढ़ा। और इस कोऑपरेशन से क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनको सही तरह की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। डिस्कशन हुआ, एक्सपर्ट बुलाया गया, विद्यालय में गतिविधि का आयोजन हुआ, काउंसलिंग करवानी है, थेरेपी करवानी है, ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग कैंप लगवाना है, किसी भी तरह की सर्विस है वो उस समय उपलब्ध करवा दी जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। हमने पढ़ा था व्यक्तिगत शिक्षा योजना, उसकी जो योजना बनानी है वो ज्यादा बेहतर होती है इन प्रोफेशनल पार्टनरशिप के साथ। ये जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतने ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा IEP के ऊपर, जो हमने इंडिविजुअल प्लानिंग की बात की थी पीछे, वो वाली चीज। अगला है हेल्प ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो अक्षम बच्चे हैं उनकी सहायता होती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की सहायता होती है इस तरह की जो पार्टनरशिप है उसके द्वारा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ गुड लेवल ऑफ वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए जो काम करने की जो स्तर है उसके अंदर विकास होता है कि हम ज्यादा बेहतर स्तर तक जाकर बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, उनके विकास के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा मोटिवेशन, और जब भी किसी में मोटिवेशन आता है तो उनकी कार्य की जो क्षमता होती है, कौशल की जो क्षमता होती है, वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है और उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट के ऊपर। लेवल डिफरेंस आ जाता है। आप एक हतोत्साहित व्यक्ति को काम करते हुए देखिए और आप एक जो मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित व्यक्ति, उसको काम करते हुए देखिए, आप पाएंगे कि दोनों के काम में अंतर होगा। नेक्स्ट है फॉर द ऑक्यूपेशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ स्कूल स्टाफ, इसके लिए बड़ा जरूरी है जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क कल्चर सेटिस्फैक्शन, वर्किंग सेटिस्फैक्शन। ये वाली जो चीजें हैं ये आपके कार्यकारी आदर्शों को, कार्यकारी क्षमताओं को, कार्यकारी कुशलताओं को प्रभावित करती है। अगर पार्टनरशिप अच्छी होगी तो एक चीज देखने को मिलती है कि जो स्कूल का स्टाफ है उनके जो कार्यकारी आदर्श हैं वो बदल जाते हैं, वो ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव विद्यालय के वातावरण और बच्चे के अधिगम पर पड़ता है। अब बात आती है वर्क आइडियोलॉजी, कार्यकारी आदर्श क्या होने चाहिए। जब भी प्रोफेशनल और पेरेंट्स काम करते हैं तो उनको इन आदर्शों पर खरा उतरना पड़ता है। आपको इन 3, 4, 5 पॉइंट दिए गए हैं, अगर ये पेरेंट्स और प्रोफेशनल अपना लें अपने जीवन में कि मैंने तो इनको पूरा करना ही है, तो पार्टनरशिप और ज्यादा बेहतर हो जाती है और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। पहला है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको समान अवसर दें। किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो जो है वो उनको ज्यादा काम भी दिया गया है, मेरे को कम दिया गया है, मेरे को तो नेग्लेक्ट किया जाता जा रहा है, उसको ज्यादा मौका दिया जा रहा है। ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको समान जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। जो टीम है प्रोफेशनल्स की एक पूरी पेरेंट्स के साथ, उनको बराबर बराबर अवसर मिलने चाहिए। अगला है कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट, जब हम सबको समान अवसर दे रहे हैं तो उसके बाद आता है कि हम अनुकूल वातावरण भी दें। कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट है अनुकूल वातावरण,
कि वातावरण कैसा है काम करने के लिए। जब हम मीटिंग करते हैं, जब हम कोई चीज डिस्कस करते हैं, जब हम कोई चीज योजना बना रहे हैं, उसमें वातावरण कैसा है, क्या सब अपनी बात रख पा रहे हैं, उनकी बात को सुना जा रहा है, उनको लागू किया जा रहा है। वो वाली जो चीजें हैं वो कॉन्जिनियल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, चाहे वो विद्यालय के कार्य के अंदर आता है, प्लानिंग का हिस्सा है, घर के बारे में कोई चीज बताई जा रही है उसका हिस्सा है, कोई भी चीज है, वातावरण जो है वो अनुकूल होना चाहिए। अगला है म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपसी विश्वास होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और जिम्मेदारियां जो हैं वो एक दूसरे की बांटी जानी चाहिए। मैं करवा देता हूँ जी हेल्प, मैंने ऐसा देखा था उनको करते हुए, नहीं मेरे पास पड़ा है मैं दे देता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप बढ़कर किसी के साथ आगे से हाथ बढ़ाकर काम करना पसंद करते हैं तो वहां पर वातावरण अच्छा होता है और उसकी उपलब्धि का स्तर भी बदल जाता है। अगला है रिस्पेक्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे का सम्मान करें, जितने लोग हैं उस टीम के अंदर वो आपस में रिस्पेक्ट करें एक दूसरे। नेक्स्ट है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की जो जिम्मेदारियां हैं उनको शेयर किया जाए, उनको बांटा जाए, और ये थी वर्क आइडियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप। अभिभावकों की और व्यवसायिकों की जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का अभाव। जागरूकता नहीं अभिभावकों में, जागरूकता नहीं है समाज में, जागरूकता नहीं है विद्यालय में, जागरूकता नहीं है विद्यालय के अध्यापकों में। किसी भी पक्ष में अगर जागरूकता का अभाव है तो हम ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सब पहलुओं से, सब तरफ से, सभी एस्पेक्ट से अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं जिसको कहते हैं, खास करके फाइनेंशियल जो ऑब्स्टेकल्स, ये जितनी ज्यादा बाधाएं आएंगी, कल्चरल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, लोकल हो सकती है, स्थानीय कुछ दिक्कतें हों, उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली हो सकती है। इन बाधाओं के कारण भी जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप है वो प्रभावित होती है। अगर ये बाधाएं हटा दी जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, अगर ये बढ़ती जाएंगी तो ये पार्टनरशिप टूट जाएगी। अगला है लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का अभाव, कि जो प्रशिक्षण है अभिभावकों को देना है, टीचर्स हमने किया, स्पेशल टीचर, रिसोर्स टीचर, नॉर्मल टीचर, उनको देना है, प्रोफेशनल्स की बाकी जो टीम है उनको देना है, कोई सपोर्ट सर्विस वाले को देना है या सपोर्ट सर्विस वाले को कॉल करना है। इस तरह की अगर ट्रेनिंग प्रशिक्षण का अभाव होता है तो भी प्रोफेशनल और पेरेंट्स पार्टनरशिप है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दे दी, एक को कम जिम्मेदारियां दे दी, एक को ऐसा लगता है मेरी तो कोई इसमें भूमिका ही नहीं है, बस मीटिंग में बुलाया जाता है, काम हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर बराबर जो जिम्मेदारियां हैं वो बांटी जानी चाहिए। उससे क्या होगा, कार्य करने का जो माहौल है वो बदलेगा और ज्यादा बेहतर होगा। अगला है लैक ऑफ फेथ, अगर अविश्वास की स्थिति है, विश्वास का अभाव है, तो भी ये समस्या देखें। उन्होंने जो बात बताई वो ठीक नहीं थी, दूसरे टीचर ऐसा कह रहे थे, वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जब तक फेथ जनरेट नहीं होगा, फेथ की बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तब तक हम जो पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप है उसको बेहतर तरीके से लागू नहीं कर सकते और उसका विकास भी नहीं कर सकते। अगला है लैक ऑफ फंड्स, जो मैं ऊपर ऑब्स्टेकल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए हमें बहुत सारे फंड्स की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अगर इनका अभाव है तो ये पार्टनरशिप जो है वो नहीं चलेगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ म्यूचुअल कम्युनिकेशन, आपसी जो संप्रेषण है, आपसी जो संवाद है, जो पूरी टीम है उनके बीच में जो संप्रेषण होना है, कम्युनिकेशन है, संवाद है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो भी समस्या आएगी, क्योंकि जहां भी संवाद टूटता है, बातें टूटती हैं, वहां पर दूरियां बढ़ती जाती हैं, और दूरियां जब बढ़ती हैं तो कोई भी काम आप किसी भी संबंध में, परिवार में, व्यवसायिक रिश्ते में, या कहीं पर भी आप देखिए, अगर कम्युनिकेशन टूट रहा है तो समस्या है। अगला है लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अगर अभाव है, किसमें, पेरेंट्स में हो चाहे स्कूल में हो, तो भी समस्या आएगी, क्योंकि मोटिवेटेड बिहेवियर और अनमोटिवेटेड बिहेवियर जो है, उन दोनों के कार्य की उपलब्धि के अंदर बहुत अंतर देखने को मिलता है। अगला है लैंग्वेज डिफरेंसेस और कल्चरल डिफरेंसेस, ये बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि हमारा जो क्लासरूम होता है, हमारा जो विद्यालय होता है, वो मिक्सचर है कल्चर का, मिक्सचर है डिफरेंसेस का, विभिन्नताओं का। तो अगर उनको हम नहीं जांच पा रहे हैं, उनको हम सही से टेकल नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड जानना है फैमिली का, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट 100% होनी चाहिए और ओपननेस के साथ होनी चाहिए।
अगला है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो अगर नहीं है तो भी पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप और बच्चे के लिए जो किए जाने वाला काम है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये था हमारा टॉपिक पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप।